हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, तो इससे पूर्व मैंने आपको पढ़ाई थी नागार्जुन की अट रही कविता। अट रही कविता में आपने देखा था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य जो आंखों में समा ही नहीं पा रहा है, इतना सुंदर सौंदर्य। तो आज हम चलते हैं दूसरी तरफ, फसल की ओर। फसल क्या होती है बच्चों? आप लोग जानते हैं ना, हर चीज दाल चावल सब्जी जितने भी चीजें हमारे बनती है सब किससे बनती है? खेती से बनती है। तो क्या आप जानते हो कि फसल केवल एक किसान के द्वारा ही हमको प्राप्त हो जाती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आप गलत हैं। ये मिट्टी हमें कई रूपों से प्राप्त होती है, कई जगहों से प्राप्त होती है, तब ये इस मिट्टी पर कई लोगों के हाथ लगते हैं, कई लोगों का इसमें योगदान होता है, तब ये मिट्टी हमारे योग्य बनती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कवि हमसे क्या कहना चाहता है, कवि की क्या पंक्तियां हैं, उसके क्या भाव है। इन विचारों को आज हम आपके समक्ष रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का जादू। एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। स्पर्श की गरिमा मतलब जानते हो आप, एक स्पर्श मात्र से क्षण भर में जो परिवर्तन हो जाता है उसको गरिमा कहते हैं, स्पर्श की। एक नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। कभी बताते हैं कि फसल किसी एक की नदी, एक व्यक्ति, एक खेत की उपज नहीं है। क्लियर समझ गए बच्चों? यह असंख्य नदियों के जल का जादू, करोड़ों किसानों की अथक मेहनत और हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के गुणों का सम्मिलित परिणाम है। प्रकृति और मनुष्य का यह सामूहिक प्रयास। ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात कवि ने यहाँ बताई है। एक तो उन्होंने बताया है कि प्रकृति और मनुष्य का सामूहिक प्रयास। पानी तो आ गया, मेहनत नहीं हुई, क्या फायदा हुआ? मिट्टी बहाकर आ गई, खेती नहीं की तो क्या फायदा है? कोई हो सकता है केवल मिट्टी मिट्टी आ गया क्या आपको फसल प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ये मिट्टी को जन्म देता है, फसल को जन्म देता है बच्चों। तो कभी फसल किसी एक नदी, कोई एक नदी की मिट्टी नहीं आती है, कई नदियों की मिट्टियों का आती है। एक खेत की उपज नहीं, असंख्य नदियों के जल का जादू है। करोड़ नदियों के जल का जादू, नदियों के जल का जादू। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत आता है बच्चों कि ये जादू क्या है? जादू यही है कि यही है जादू कि वो नदियों से कई किस्म की मिट्टी लेकर आती हैं और जो फसल होती है वह अपने गुण और धर्म के अनुसार जो मिट्टी होती है, मिट्टी का जो जिस मिट्टी को, जिस फसल को जिस मिट्टी की भी आवश्यकता होती है उस मिट्टी को उसको ग्रहण करते हैं और अपने उपजाऊ शक्ति को बढ़ा लेते हैं। ये मिट्टी का सबसे बड़ा गुण होता है, धर्म होता है। उसी मिट्टी के अनुसार वो फसल को तैयार कर देते हैं, उसका गुण और धर्म दोनों आ जाता है। तो उपजाऊ मिट्टी के गुणों में सम्मिलित परिणाम है ये एक जो है हजारों खेतों की उपज। ठीक है, प्रकृति और मनुष्य का यह प्रयास जो है केवल प्रकृति का नहीं है। हम सूरज अगर पर रोशनी ना तो क्या फायदा है? मनुष्य उसमें प्रयास न करे, खेती न करे तो क्या फायदा है? सबका एक वो प्रकृति है और एक तरफ मानव है। एक तरफ क्या है बच्चों? सोना नहीं है, पढ़ती रहिए, ध्यान से दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ क्या है? मानव है। तो दोनों का सम्मिलित क्या है? ये मिश्रण है। प्रकृति सारे उपादान हमको प्रदान करती है। हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, उसके साथ मिट्टी की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है, सर्दी की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, चांदनी की आवश्यकता होती है। तो ये प्राकृतिक उपादान हमको आवश्यक चाहिए। मनुष्य क्या है? अपने हाथों के द्वारा उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है, उसमें अपने हाथों को लगाता है, जिसके कारण बड़ी अच्छी फसल लहराने लगती है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई छोटी सी कविता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं देंगे बच्चे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में और भी चीज आपको बताऊंगी इसके बाद। तो ये आपने देख लिया है कि इसमें सामूहिक प्रयास देखा जाता है बच्चों। और इसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ भी नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली मिट्टी संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कभी कहते हैं कि फसल क्या इतनी है? क्या इन्हीं चीजों से क्या इतने क्या प्रश्न कर रहे हैं? क्या प्रश्न करते हैं कि आखिर फसल क्या है? फिर वे स्वयं ही उत्तर देते हैं कि फसल का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। फसल का स्वयं का
कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी यहाँ डाल दी, उसमें आप फसल बोई ही नहीं, खेती बाड़ी की नहीं, कि गर्मी आई ही नहीं, न बीज पड़ेगा अच्छा धरती में, न वो जो है अंकुरित होगा, न वो पनपेगा, न पौधे के रूप में प्रयोग होगा, न वो अपनी फसल के रूप में तैयार होगा। तो यह अस्तित्व नहीं है। किसके बिना? फसल का ध्यान रखिए, फसल का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। वह प्राकृतिक और मानव के सम्मिलित मिश्रण के द्वारा ही स्वरूप को प्राप्त करता है। ध्यान देना आपको। यह नदियों के द्वारा सिंचे जल का प्रभाव, किसानों के हाथों के कठोर श्रम की महानता और विभिन्न प्रकार की भूरी, काली, संदली, उपजाऊ मिट्टी के स्वाभाविक गुण है, जिसके कारण हमारी फसल तैयार होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि मानव और प्रकृति का सम्मिलित मिश्रण है। फसल का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मानव और प्रकृति दोनों मिलकर उसमें कार्य करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, अपने सारे उपादानों को उसमें डाल देते हैं, तब फसल बनकर तैयार होती है। समझ में आ रहा है? हम जो रोटी खाते हैं, बन गई रोटी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस रोटी को कमाने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में देखिए आप, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कितना सुंदर मानवीकरण किया गया है, कितना सुंदर मानवीकरण किया गया। हवा, सिमटा हुआ संकोच, बिंब, नए नए बिंबों का प्रयोग किया गया है। वह हवा की थिरकन किसी ने आज तक नहीं देखा है, लेकिन इस कविता में हवा की थिरकन शब्द का प्रयोग है, जो बिंबात्मक शैली में लिखा गया, जो बिंब है, प्रकृति का बिंब है। फसल के निर्माण में सूर्य की किरणों और हवा का भी विशेष योगदान होता है। फसल वास्तव में सूर्य की ऊर्जा का बदलावा रूप होता है, जो पौधों में समाहित हो जाता है। हवा के कोमल झोंकों से जब फसल लहलाती है, तो ऐसा लगता है मानो हवा भी खुशी खुशी से थिरक रही हो और फसल उसमें सिमट रही हो। कितना सुंदर सा वर्णन किया गया है, कितना मनोहर, कितना मनमोहक दृश्य का वर्णन किया गया कि खेती है। ये देखिए, गेहूं और जौ की बालियां खेतों में लहरा रही हैं। क्या ये ऐसी जम गए? आप एक दशहरे के टाइम पर आप जौ बोते हैं, उन जौ को जब माता रानी की जौ बोते हैं कि नहीं, क्या क्या डालते हैं उसमें? थोड़ा रेत भी डाल देते हैं, मिट्टी भी डालते हैं, चिकनी मिट्टी भी डालते हैं, और आप जो है उसमें थोड़ा सा जो है मोरंग आदि भी डालते हैं, ताकि जरा जल्दी से उग जाए। बिना सींचे हुए आपके जौ उगते हैं? नहीं उगते। पहले उनको डाल देते हैं, फिर पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फूलते हैं, फिर उसमें अंकुरित होते हैं। तो इस प्रकार से फसल के निर्माण में सूर्य की क्या, अब उसमें को गर्मी के प्राप्त न हो, सूर्य की किरणें न मिले तो कैसे बड़े हो? हवा उसमें न चले, हवा की थिरकन उसमें ना आए तो कैसे बढ़े? तो इस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा का बदला हुआ रूप है, जो पौधों में समाहित हो जाती है। क्योंकि पौधों के लिए हवा भी आवश्यक है, हवा, सर्दी, गर्मी, सब कुछ उनकी आवश्यकता होती है। हवा के कोमल झोंकों से फसल लहराती है, तो ऐसा लगता है कि हवा भी खुशी से, मानवीकरण भी है। जब हवा के झोंके से लहराती हुई फसल, जब आपने देखा है, जब सरसों के खेत लहराते हैं, धान के खेत लहराते हैं, गेहूं के खेत लहराते हैं, तो हवा में लहराते हुए कितने सुंदर लगता है, सोना ही सोना बिछा हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, और जब वो हरी होती है तो हरियाली हरियाली, ऐसा लगता है प्रकृति में पूरी हरियाली की चादर ओढ़ी हुई है। तो हवा भी खुशी खुशी से थिरक रही होती है अपनी सुंदर फसल को देख। फसल जब लहराती है तो उसे आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, इसके साथ में आपने देखिए कि आपकी कविता कितने सुंदर मानवीकरण के साथ में, सुंदर बिंबात्मक शैली के साथ समाप्त होती है। लेकिन इतना ही नहीं है बच्चों, इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको मैं आपको समझा रही हूँ। अब इसके बाद हम ऐसे प्रश्नों की ओर आपको लेके जा रहे हैं जो परीक्षा में बहुत बार आ चुके हैं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और इनको याद करना आपको जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे बच्चों, तो कविता भी समझ में नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, और उसमें देखेंगे आप, जब पेपर आएगा खुद ही समझ जाओगे कि मैम ने कितना सही समझाया था। ठीक है, तो अब ये जो 4 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये बोर्ड पेपरों के क्वेश्चन हैं, और इसको मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो आशा है बच्चों आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़ना जरूर है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ना चाहिए उसको। तो अभी पहला प्रश्न आता है आपका, फसल को पानी का जादू क्यों कहा गया है? फसल को पानी का जादू क्यों कहा गया है? क्या पानी से फसल तैयार हो जाती है बच्चों? नहीं ना। तो देखिए, कवि नागार्जुन ने फसल को पानी का जादू इसलिए कहा है क्योंकि जब किसान अपने खेत में बीज बोता है, तब वह सुप्त अवस्था में होता है। ठीक है, उसे जागृत करने का कार्य जल ही करता है। उन्हीं जल की जादुई बूंदों से
बूंदों के संपर्क से बीज को नया जीवन मिलता है। वह अंकुरित होकर धरती के बाहर आकर के फसल के रूप में लहराने लगता है। ठीक है, ये जादू है, पानी का जादू है। हमने कहा है आपको कि सिंपल मिट्टी है, उसमें अगर आप बीज बोएंगे तो तभी तो वो थोड़ा सा फूलेगा, पानी डालेंगे तो अंकुरित होने लगेगा, अंकुरित होगा तो धरती को फोड़ेगा, धरती से फोड़ेगा तो एक पौधे का रूप धारण करेगा। होगा या नहीं? समझ में आ रहा है आपको? आज अच्छी तरह आ रहा है ना समझ में? तो कवि नागार्जुन फसल को पानी का जादू इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही फसल में पानी पड़ता है वैसे ही धरती के अंदर बीज में हलचल मचने लगती है, पानी का असर होने लगता है और धरती अच्छी हो जाती है, बीज पनपने लगता है जागृत अवस्था, क्योंकि पहले सुप्त अवस्था में होता है, फिर जागृत हो जाता है। तो जब जागृत हो जाता है तो उसका धीरे धीरे उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए इसको पानी का जादू कहा गया, फसल के रूप में लहराने लगता है। उसी बीज को जब बहुत अच्छे से ढंग से पानी मिल जाता है, खाद मिल जाती है, तो वही बीज जो है एक पौधे के रूप में छोटे से पहले बीज से अंकुरित होता है, बीज से अंकुरित होकर के पौधा बनता है, पौधा बन के बड़े पौधे में, और उसके बाद फसल के रूप में लहराने लगता है। तो सबसे पहले उसको पानी की ही, धरती में पड़ते ही उसको पानी की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उसको जादू कहा गया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया है? घर में जाके 10 बार पढ़िए, घर में पढ़िए 10 बार पढ़िए। फसल का सृजन कब संभव है? कविता के आधार पर स्पष्ट करें। फसल का प्रकृति और मनुष्य के समन्वित प्रयत्नों का परिणाम होता है। फसल केवल एक व्यक्ति के नहीं है बल्कि प्रकृति के सभी उपादान और मनुष्य के साथ, जो मनुष्य है या जो कृषक है उसका सम्मिलित प्रयास से ही उसको समन्वित रूप से जो है फसल का सृजन करते हैं। एक दो हाथों से नहीं होते हैं बल्कि प्रकृति और मानव के द्वारा इसको समन्वयात्मक स्वरूप से के द्वारा, उनके परिश्रम के द्वारा ही फसल को सृजन के लिए खनिज, लवणयुक्त पानी, उर्वरा शक्ति को युक्त मिट्टी, सूर्य की ऊष्मा, मंथर गति से बहती हुई हवा तथा किसान का परिश्रम आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते रहिएगा। तीसरा प्रश्न है अत्यंत आवश्यक प्रश्न। फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहने के पीछे लेखक का क्या अभिप्राय है? वर्तमान में इसके गुण धर्म क्यों प्रभावित हो रहे हैं? ये प्रश्न को समझ लीजिए, इस प्रश्न को पहले अच्छी तरह समझिए। ये प्रश्न जो है दो प्रश्नों का एक प्रश्न बना हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? एक तो है फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म करने के पीछे लेखक का क्या तात्पर्य है। मिट्टी के समस्त गुण धर्म को प्रकृति के विभिन्न तत्व ही निश्चित करते हैं। नंबर 2, खनिज पदार्थ, मिट्टी का रूप रंग, समस्त प्राकृतिक तत्व मिट्टी की उत्पादक क्षमता बढ़ाते हैं, परंतु आजकल बहुत सी मिट्टी की उत्पादक क्षमता कम हो रही है, जिसमें प्लास्टिक की नवनिर्मित सामग्री सबसे अधिक है। इन दूषित चीज़ों से अगर बचाया जाए तो मिट्टी की उत्पादक क्षमता, इसके गुण धर्म को पूरी तरह से बचा सकते हैं। मतलब ये जो है सीधी संपदा है कि जो है प्राकृतिक तत्व ही मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी जो उत्पादक क्षमता हो रही है आज, क्योंकि जैसे नए नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, नए निर्माण हो रहे हैं, मिट्टी को नए नए रूप दिए जा रहे हैं, तो इन प्लास्टिक का बहुत ही अधिक जो उपयोग है, गंदगी को डालना, कारखानों को मलबा डालना, इस सब के कारण जो है हमारी मिट्टी पूर्णतः दूषित हो रही है। इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हमारी प्राकृतिक जो क्षमता है उसकी कम होने लगती है। तो अगर इससे बचाया जा सके तो ये मिट्टी बहुत ही उत्पादक होती है। मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में मानव की क्या भूमिका? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, जैसे मैंने आपको बताया, रासायनिक तत्व जो लोग अनेक प्रकार मलबा उधेड़ डालते हैं, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक कीटनाशक औषधियों का प्रयोग, प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग, कारखानों का विषैला मलबा जो पानी में घुल करके पानी और मिट्टी को दूषित कर देते हैं, जो नदी तटीय कृषि भूमि को दूषित करते हैं। अगर हमारी इसकी उत्पादक क्षमता कम होती है, फसल की उत्पादक क्षमता कम होती है, मिट्टी के जो प्राकृतिक तत्व अगर वो नष्ट होते हैं, तो उनका जो कारण, मुख्य जो कारण है वो ये है कि अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक कीटनाशक औषधियों का प्रयोग,
प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग, कारखानों का विषैला मलबा जो पानी में घुल करके मिट्टी और पानी में को दूषित कर देते हैं, और जो इस प्रकार से जो नदी के तट के किनारे की जो कृषि खेती योग्य खेती होती है उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। तो ये प्रश्न बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार याद करना है, उनको पढ़ना है। अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है। याद रखिए, आपकी सफलता का इसी में छिपा हुआ है। अब ये आपके पाठांत प्रश्नोत्तर। कवि के अनुसार फसल क्या है? क्या एक व्यक्ति के हाथ का है? नहीं, प्रकृति और मानव के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई। वो आवश्यक तत्व मैंने आपको ये बताया है कि प्राकृतिक तत्व जितने भी होते हैं, प्राकृतिक जितने भी उपादान होते हैं वो प्रकृति के लिए आवश्यक होते हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि कहना चाहता है। कवि का कहने का तात्पर्य होता है कि हजारों किसान, हजारों हाथों और हजारों प्रकार के जल और मिट्टी आदि से जाकर के फसल एक स्वरूप को धारण करती है। ठीक है, भाव स्पर्श रूपांतर सूरज की किरण आपको मैंने बता ही दिया अभी। इसके बाद है फसल को हजार आज खेतों का धर्म क्या? ये प्रश्न का उत्तर भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया है। मिट्टी के गुण धर्म को भी आपको देख ही लिया है कि गुण क्या होता है, लेकिन कैसे गुण क्या होता है, मिट्टी का गुण क्या होता है। मिट्टी का गुण होता है, अलग अलग गुण होते हैं। तो किसी मिट्टी को काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, किसी को भूरी मिट्टी की, किसी को संदीली मिट्टी, तो लेकिन वो अपने को ले लेती है। लेकिन जब मिट्टी, सब प्रकार के मिट्टी का मिश्रण होता है, तो जो फसल होती है वो अपने योग्य मिट्टी को ही धारण करके उसी में उपजती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया वर्तमान शैली मिट्टी के गुणधर्म किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये आजकल की जो जीवन शैली है वो प्राकृतिक नहीं रह गई है, कृत्रिम हो गई है, जिसमें कारखानों की मिट्टी, कारखानों की धूल, मलबा, मिट्टी, कचरा आदि और प्लास्टिक का बढ़ता हुआ प्रयोग, ये सब जो है नदियों में डाल दिया जाता है। नदियाँ उसी जल को लेकर के आगे बहती हैं। नदियों का जल तो दूषित होता ही है, उसके साथ में जो तटीय खेत है, उपजाऊ खेती है, उस पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ जाता है। तो ये उसका हो गया। मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक का नहीं बल्कि प्रकृति और मानव दोनों का सम्मिलित मिश्रण है। इसमें कि अगर दोनों का संयोग नहीं रहेगा तो इस खेती को हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, फसल को हम लहराते नहीं देख सकते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी भूमिका यही हो सकती है कि जो कृत्रिम चीज़ें हम उनसे बचाव करें। नदी नाले गंदे पानी आदि का प्रयोग जो है नदियों में न डालें, गंदा कचरा न डालें, बड़े बड़े कारखानों का मल न डालें। इससे हमारी मिट्टी जो है पूरी तरह से स्वच्छ रहेगी। स्वच्छ मिट्टी रहेगी तो स्वच्छ मिट्टी के साथ में उसमें उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती जाएगी। तो बच्चों, इसके साथ में आप इस पाठ को पढ़ें, समझें, देखें, विचार करें और उसके बाद जो है परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, तो अगर आपको पाठ अच्छा लगा बच्चों तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, मेहनत कर रहे हैं, कर लीजिए, सब्सक्राइब करो। जरा देखते हैं कितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, मैं आज ही देखूंगी। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, एक तो अच्छे कमेंट्स भी डालिए ताकि मुझे बल मिले। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। शुभाशीष, सदा खुश रहो, मस्त रहो।